ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। जनहित देख रहे हैं आप। सबसे पहले बात आज क्रिकेट की करने जा रहे हैं। भारत में क्रिकेट एक धर्म है और इस धर्म को लेकर आज छुट्टी के दिन देश एक बहुत बड़े धर्म संकट से गुजर रहा है। एक मैच दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान के लक्षण ठीक नहीं है। 13 ओवर में ही 5 विकेट पाकिस्तान गंवा चुका है और दूसरा मैच भारत के करोड़ों दर्शकों के मन में सुबह से फंसा हुआ है। आप में से कई लोग एशिया कप का ये मैच देख रहे होंगे। हो सकता है आपके बीच कुछ ऐसे लोग हों जो छुप छुप के बिना शोर शराबे के मैच देख रहे हों, पूरी सावधानी के साथ टीवी का वॉल्यूम कम करके देख रहे हो कि कहीं कोई उन्हें मैच देखते हुए ना देख ले। और आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सुबह से ही मन कठोर कर चुके होंगे कि आज का मैच तो किसी हाल में नहीं देखना। रिमोट का बटन ना बदलने पर पूरा संयम रखना है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा किसी युद्ध से कम नहीं होता है। दिलचस्प ये है कि इस युद्ध में रोमांच और कमाई के रिकॉर्ड टूटते हैं, नए रिकॉर्ड बनते हैं। लेकिन आज का मैच ऐसे वक्त में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्ते लगभग टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट को धर्म मानने वाले भारत में धर्म संकट में हैं। और वो धर्म संकट ये है, भारत पाकिस्तान का मैच देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। मैच देख लिया तो ये भारत से गद्दारी होगी या नहीं होगी। पहलगाम के 26 हिंदुओं की आत्मा धिक्कारेगी तो नहीं। मैच देखने से शहीदों का अपमान तो नहीं हो जाएगा। मैच देखने से देशभक्ति की मात्रा तो नहीं घट जाएगी। एशिया कप में पाकिस्तान से T20 मैच खेलने पर आज देश का क्रिकेट दर्शक सीधे सीधे दो खेमों में बटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा वो है जिसने सड़क पर पाकिस्तानियों के स्टाइल में ही टीवी तोड़े, अपनी सरकार और बीसीसीआई को जमकर लानतें मलानतें दी, उन्हें पैसों के आगे देशभक्ति से कॉम्प्रोमाइज करने वाला बताया, सिंदूर की डिब्बियां दिखाकर ताने मारे कि इतनी जल्दी पहलगाम में 26 हिंदुओं की हत्या भूल गए क्या सरकार? इतनी जल्दी सिंदूर का सम्मान भुला दिया गया। और इसमें जो दूसरा खेमा है उसकी लाइन लेंथ ये है कि भारत को पाकिस्तान से खेलना पड़ रहा है तो फिर खेलेंगे, लेकिन दुबई में भी उसे उसी तरह कूटें जैसे ऑपरेशन सिंदूर में कूटा था। पाकिस्तान को एशिया कप में वैसे ही धुआं धुआं कर दें जैसे 7 मई से 10 मई तक भारतीय सेना ने किया था। इन फैंस ने आज के मैच को ऑपरेशन सिंदूर 2 नाम दिया है। जीत के लिए हवन पूजन कर डाले गए हैं। तो पाकिस्तान से मैच खेलने के खिलाफ माहौल तभी से बनने लगा जब एशिया कप का शेड्यूल सामने आया। आज तो विरोध का पीक टाइम आप कह सकते हैं। इसमें खुल्लम खुल्ला वार्निंग तक दे दी गई, अगर किसी क्लब या होटल ने बड़ी स्क्रीन्स लगाई और मैच सेलिब्रेट किया तो फिर वहां खैर नहीं। पूछना चाह रहे आरएसएस से, बीजेपी से, 26 भारत के नागरिकों की जान की कीमत क्या है बताओ हमको। 4 दिन की बेटी जिसके हाथ की मेहंदी नहीं उतरी, अगर वो मर जाती तो तुम क्रिकेट मैच खेलते? देश आएंगे सामने, उससे खेलेगा ही, उसकी मजबूरी है। वर्ल्ड कप में, एशिया कप में, ओलंपिक में खेलना हमारी मजबूरी, हम खेलेंगे और मैच होता है। जिन लोगों के रगों में सिंदूर दौड़ रहा था वही लोग जो है मैच करा रहे। पाकिस्तान तो बीजेपी का पार्टनर है। अगर खून और पानी साथ में नहीं बह सकता तो क्रिकेट और खून कैसे बह सकता है साथ में? देशभक्ति का व्यापार किया है। देशभक्ति का व्यापार, सिर्फ पैसा चाहिए। ऑफिशियल सिंदूर से हमने जो करना था वो हमने कर दिया। खेल में नॉर्मली ये कहा जाता है कि तो खेल भावना से खेलना चाहिए। मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है, फिर भी भारत जीतेगा। Games should be left to us, games, and I think politics should not enter to the games.
क्रिकेट क्या उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है जय शाह के पास। लोग कितने दुखी है, हम कितने दुखी है। अभी हमारा गांव भरा नहीं है और ये मैच की बात आ रही है। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। सबकी शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती, शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया। मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब भारत पाकिस्तान में आना जाना बंद है, वीजा होल्ड पर है, कारोबार रुके हुए हैं, सिंधु का पानी तक रोक रखा है, तो फिर क्रिकेट खेलने की जरूरत क्या थी? क्या पैसा देश से बढ़कर हो गया है? लेकिन बीसीसीआई ने मैच से एक दिन पहले ही अपनी स्थिति साफ की है। इसे मजबूरी का मैच बीसीसीआई बता रही है और फिर इसे देशभक्ति से भी कनेक्ट कर दिया गया। बीसीसीआई का बयान था और वो बयान क्या था? ये मैच उन घटनाओं का करारा जवाब होगा जिन्हें हम ज्यादा याद नहीं करना चाहते। भारत को ऐसे देश के साथ खेलना पड़ रहा है जिसके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलना सरकार की नीति है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते। खेल मंत्रालय ने पिछले महीने ही अपनी खेल नीति साफ की कि भारत दुश्मन देशों के साथ द्विपक्षीय मैच नहीं खेलेगा, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स होंगे उसकी इस पॉलिसी से बाहर है। ऐसे टूर्नामेंट में अपनी अलग ढपली भारत नहीं बजा सकता। भारत अगर पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच को बॉयकॉट करता तो इसका नतीजा क्या होता? अगर टूर्नामेंट की ही बात करें तो भारत सीधे सीधे 2 अंक गंवा देता। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ लीग में ही नहीं बल्कि सुपर 4 में भी एक बार फिर से खेलना पड़ेगा, जिसका मतलब यह है कि अगर वहां पर भी भारत ने मैच को बॉयकॉट किया तो एशिया कप का फाइनल पहुंचना भारत के लिए नामुमकिन होगा। अगर एशिया कप के बाद बात करें तो T20 विश्व कप होना है अगले 4 महीने में, तो भारत कैसे पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप का मुकाबला खेल सकता है? अगर आपको ये बताएं कि पिछले 20 साल में 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आईसीसी और इस मुकाबले से जनरेट हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ क्रिकेटर्स ही नहीं बल्कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हुए होटल, टूरिज्म, बाकी सभी इंडस्ट्रियों से भी इसको पैसा मिलता रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर भारत पाकिस्तान से खेलने को मना करता है तो सीधा सीधा भारत की खेल नीति पर यह सवाल उठाया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत ने 2036 ओलंपिक के लिए बिड किया है, 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत ने बिड किया है, और अगर भारत पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए मना करता है तो इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल इस चीज़ का संज्ञान लेगा और ये भारत के बिड के लिए कतई भी अच्छी बात नहीं है। और ये ध्यान रहे कि 2028 में भी ओलंपिक्स में भी क्रिकेट है और आगे चलकर भी ओलंपिक्स में भी भारत पाकिस्तान के मुकाबले हो सकते हैं। तो हमें लगता है कि विवेक को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे क्रिकेट धर्म और देश धर्म के बीच खेल धर्म क्या था और पाकिस्तान से ये मैच क्यों जरूरी था। थोड़ी देर में मैच का नतीजा सामने होगा, एक बार फिर से मैच को लेकर आप तक अपडेट्स देंगे। अभी की बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के 6 विकेट गिर चुके हैं। और अब जरा फटाफट देश की कुछ और खबरें आपको बताते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनहित में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे की, जहां उन्होंने एक साथ कई राज्यों के विधानसभा चुनाव को साधने की कोशिश की है। असम की जमीन प्रधानमंत्री ने यहां से घुसपैठ, डेमोग्राफी, आतंकवाद, स्वदेशी और क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़े मुद्दे उठाए, कई मुद्दे उठाए, एक तीर से कई निशाने साधे। प्रधानमंत्री ने कैसे पूर्वोत्तर के इस सूबे से बिहार से लेकर बंगाल तक के चुनावी दंगल के लिए चला है बड़ा दांव, इस रिपोर्ट से समझिए आप। घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं, हो जाए मुकाबला। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है।
मुझे वादा कीजिए, अब जो भी खरीदेंगे वो स्वदेशी होगा। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर के दरवाजे असम से पूर्वी भारत की पूरी राजनीति नाप दी। उन्होंने कैसे घुसपैठ और डेमोग्राफी का मुद्दा उठाकर बिहार और बंगाल की चुनावी टोन भी सेट की, ध्यान से सुनिए। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूँ, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बिहार में अभी अभी मतदाता सूची की सफाई हुई। चुनाव आयोग इस काम को अब पूरे देश में कराने की तैयारी में है। बिहार में तो इस पर सियासी पारा गर्म है ही। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस अभियान पर आग बबूला है। ऊपर से अब घुसपैठियों के खिलाफ सरकार ने डेमोग्राफी मिशन चलाने का ऐलान अलग से कर दिया है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी, और कांग्रेस चाहती है कि घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने असम के दरांग से आतंकवाद के खिलाफ और स्वदेशी के पक्ष में आवाज बुलंद की। साथ ही कांग्रेस पर इस राज्य की अस्मिता के प्रतीक भूपेन हजारिका के अपमान का आरोप लगाया। जिस दिन भारत सरकार ने देश के महान सपूत असम के गौरव भूपेंद्र हजारिका जी को भारत रत्न दिया, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि मोदी नाचने गाने वालों को भारत रत्न दे रहा है। प्रधानमंत्री ने जिस वीडियो का जिक्र किया उसे बीजेपी की असम इकाई ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कल जो भारत रत्न अवार्ड दिए हैं, एक गायक को दिया है, इसका बड़ा दुख हमको हुआ है। खड़गे के इस बयान के जरिए पीएम ने कांग्रेस के मंच से बिहार के दरभंगा में उन्हें और उनकी दिवंगत मां को दी गई गाली के लिए भी विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। मुझे कितने ही गालियां दे, मैं तो भगवान शिव का भक्त हूँ, सारा जहर निगल देता। लेकिन बेशर्मी के साथ जब किसी और का अपमान होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। आप मुझे बताइए, भूपेंद्र को भारत रत्न देने का मेरा निर्णय सही है कि नहीं है? भारत रत्न भूपेन हजारिका के अपमान के आरोप पर कांग्रेस ने सफाई दी है। भूपेन हजारिका जी अपने मानवीयता चिंतन के लिए जाने माने हैं। अगर अमानवीय काम और अमानवीय भाषा का कोई उपयोग करता है तो वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी करते हैं। पूर्वोत्तर में विकास नीति और विपक्ष पर प्रहार की राजनीति के बाद प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव पश्चिम बंगाल और बिहार है, जहां वो एक बार फिर विकास परियोजनाओं की शिलान्यास और शुभारंभ के साथ साथ दोनों ही सूबों के चुनावी अभियान को आगे बढ़ाएंगे। 2026 में असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है। असम से जहां बीजेपी का इरादा हैट्रिक लगाने पर है, वहीं पश्चिम बंगाल में लक्ष्य पहली बार भगवा परचम लहराने का। वहीं बिहार में चुनाव की उल्टी गिनती शुरू है, जहां एनडीए का मकसद सत्ता कायम रखना है। आगे बढ़ेंगे जनहित में अब बात बिहार की, जहां सीट बंटवारे पर दोनों ही गठबंधनों की गांठ उलझती दिख रही है। दोनों ही खेमों की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो बड़ी से बड़ी हिस्सेदारी हासिल करना चाहती हैं और इसके लिए प्रेशर पॉलिटिक्स अपने चरम पर है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो क्या पक्ष और विपक्ष के गठबंधन में टूट फूट भी हो सकती है? दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। कम हमको 15-16 से 20 सीट मिले और नहीं तो फिर हम भी 50 या 100 सीट पर लड़ेंगे। क्या वाकई जीतन राम मांझी 20 सीट नहीं मिलने पर एनडीए छोड़ देंगे? ये धमकी है या दबाव की राजनीति? हो जो भी, केंद्र सरकार में कैबिनेट दर्जे के मंत्री मांझी के लिए सत्ताधारी गठबंधन का साथ छोड़ना इतना आसान नहीं। ऐसे में उन्होंने अगले ही पल अपनी धमकी मिश्रित मांग पर सफाई भी पेश कर दी।
सही है कि करो और मरो की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए कि 10 हो गए मेरे पार्टी निर्माण का और अभी तक हम पर जिस पार्टी का कलंक लगा हुआ है। इसलिए इस बार हम एनडीए के लोगों से जरूर निहोरा करेंगे, बहुत आर्ग्यू करेंगे कि ऐसा सीट दीजिए ताकि हमको विधानसभा में जो मान्यता प्राप्त होने लायक सीट आ जाए। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के सर्वे सर्वा की मांग में आरजेडी मिर्ची का तड़का लगा रही है और बीजेपी इसे मांझी के दिल की बात और एनडीए में मिल बैठकर सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लेने की उम्मीद जता रही है। लेकिन हमें लगता है उनको 10 सीट भी नहीं दिया जा रहा है और एनडीए का साथ छोड़े वैसे भी एनडीए की नाव डूबनी तय है। हम आपस में बैठकर आगामी चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मुद्दा आम सहमति से सुलझा लेंगे। वैसे एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी भी मन मुताबिक सीट न मिलने पर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की मीठी धमकी दे चुकी है। हमारे तो 243 सीटों पर प्रत्याशी हैं और इसके पहले हम लोग लड़े भी हैं। जब अकेले लड़े हैं तो ये कैसे कह देंगे कि हमारे पास प्रत्याशी नहीं है। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में रार कम नहीं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस पिछली बार की 70 सीटों को दोबारा हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रही है। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम और 50 से ज्यादा सीटों की मांग पर कायम है। गठबंधन में सबको बराबरी से देखा जाना चाहिए। बराबरी इन द सेंस कि जब संतुलन सीटों की होगी तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके हिस्से में सब खराब सीटें जा रही हैं या किसी और के हिस्से में सब अच्छी सीटें जा रही हैं। पार्टी 60 सीट लड़ेंगे, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। नहीं ठीक है, उसमें हम कुछ सीट हमने कम भी करने का मन बना लिया है। सीटों की सौदेबाजी में कांग्रेस भले ही तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार घोषित करने में हिचक दिखा रही हो, लेकिन तेजस्वी हैं कि खुद को बार बार महागठबंधन का इकलौता चेहरा बता रहे हैं। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए। महागठबंधन में एकमेव तेजस्वी के इस स्वयंभू ऐलान पर एनडीए को मजे लेने का मौका मिल गया है। तेजस्वी 243 पे लड़े, कांग्रेस 500 पे लड़े, एनडीए को इससे कोई लेना देना नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी। दोनों ही खेमों में किस दल के खाते में कितनी सीटें जाएंगी, फैसला अभी बाकी है। फिलहाल आलम यह है कि दावेदारी पर सिर फुटअव्वल सरेआम है। हंगामे का ये मंजर जमुई जिले की चकाई विधानसभा क्षेत्र का है, जहां नीतीश सरकार में शामिल निर्दलीय मंत्री सुमित सिंह और जेडीयू के पूर्व उम्मीदवार संजय प्रसाद के समर्थक आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत का अंत तभी होगा जब सीट और टिकट बंटवारे का ऐलान होगा। तब तक बिहार चुनाव में अंदरूनी और द्विपक्षीय दंगल यूं ही जारी रह सकता है। बढ़ते हैं आगे। बात स्वामी रामभद्राचार्य की। तुलसीपीठ के पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान से करके एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। यूपी के मेरठ में एक हफ्ते से चल रही रामभद्राचार्य की रामकथा का समापन हो गया, लेकिन कथा सुनाते हुए तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी को लेकर जो बात कही, उसने विवाद का नया अध्याय खोल दिया है। दरअसल कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने सनातन और हिंदुओं की बात करते करते उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से को मिनी पाकिस्तान का नाम दे दिया। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। अब हमें मुखर होना है। पश्चिमी यूपी के मेरठ, संभल और मुजफ्फरनगर जैसे जिलों में हिंदुओं के पलायन की बात को अपने बयान का आधार बताते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि इसी समस्या के चलते पश्चिमी यूपी के जिलों में हिंदू समाज संकट में है। क्यों संभल से इतना पलायन हो रहा है हिंदुओं का? मेरठ में भी बहुत से लोग हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। मुजफ्फरनगर में हावी हो रहे हैं हिंदुओं पर। कौन गलती मैंने कही? रामभद्राचार्य के इस बयान की वजह हाल ही में संभल की आई वो रिपोर्ट भी हो सकती है, जिसमें संभल में 85% मुस्लिम आबादी होने की बात कही गई है। पश्चिमी यूपी में आबादी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पश्चिमी यूपी में आने वाले 26 जिलों में मुसलमानों की आबादी 26.9
2.1% है, जिनमें 9 जिलों में मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। लेकिन सच तो ये भी है कि पश्चिमी यूपी में हिंदुओं समेत बाकी धर्मों के मानने वालों की आबादी भी 74% से ज्यादा है। ऐसे में एक संत की ओर से देश के एक हिस्से की तुलना पाकिस्तान से करने वाले बयान पर पश्चिमी यूपी के सांसदों और विपक्षी नेताओं का पारा चढ़ गया है। संभल से समाजवादी पार्टी सांसद ने रामभद्राचार्य के बयान पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रामभद्राचार्य के इस बयान के पीछे कोई और है। देखिए, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, नाम भी आपके उससे सुन रहा हूँ, लेकिन इस टाइप की जो बात की है, क्या उन्होंने कोई सर्वे किया है जो इस टाइप की बात कही है? ये बात वो खुद कह रहे हैं या किसी पार्टी विशेष की तरफ से उनसे ये बातें कहलवाई जा रही हैं? लेकिन विपक्ष की ओर से संत के बयान पर उठ रहे सवालों पर रामभद्राचार्य का बचाव करते हुए बीजेपी डेमोग्राफी को लेकर जताई गई चिंता को जायज ठहरा रही है। जो डेमोग्राफी का परिवर्तन है किसी भी देश में, उस देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनता है। और मैं समझता हूँ यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर से रहने का अधिकार है। वैसे रामभद्राचार्य पहले भी कई मुद्दों पर अपने बयानों से बखेड़ा खड़ा कर चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने वृंदावन के संत प्रेमानंद के ज्ञान पर सवाल उठाए थे। वहाँ कुंभ में हुई मौतों पर जो बयान दिया था उससे विवाद खड़ा हो गया था। लेकिन अब पश्चिमी यूपी की आबादी पर बयान देकर रामभद्राचार्य ने विवादों की लिस्ट और लंबी कर दी है। और नेपाल और फ्रांस के बाद अब लंदन क्रांति, उसी की तस्वीरों से पूरा ब्रिटेन हिला हुआ है। लंदन की सड़कों पर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा। पुलिस और प्रदर्शनकारियों ने मारपीट होने से कई पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। और खास बात देखिए ये रही कि इस विरोध प्रदर्शन के समर्थन में अमेरिकी अरबपति एलन मस्क जमकर बोले। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और ये आखिरकार पूरा मामला है क्या, विस्तार से देखिए आप इस रिपोर्ट में। लाखों की संख्या में ये भीड़ सेंट्रल लंदन में उमड़ पड़ी। पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे के आमने सामने आ गए। प्रदर्शनकारी पुलिस पर हावी होते दिखे। प्रदर्शनकारी जमकर नारेबाजी कर रहे थे। इन सभी का गुस्सा इस बात को लेकर कि इनके देश यानी ब्रिटेन में अवैध अप्रवासियों की वजह से इनका हक मारा जा रहा है। यहां उन होटल्स के बाहर भी प्रदर्शन हुए जहां कई शरणार्थियों को रखा गया। यहां प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई। अब आप इन दो तस्वीरों में कुछ समानताएं देखिए। यहाँ दोनों ही जगह अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए। नेपाल में तो तख्ता पलट हो गया, जबकि लंदन में लोग अपने हक की आवाज के लिए लाखों की संख्या में सड़क पर निकल पड़े। यूनाइटेड द किंगडम नाम के विरोध प्रदर्शन की कमान एंटी इमिग्रेशन नेता और इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक टॉमी रॉबिन्सन संभाल रहे थे। ये अपने देश से हर हाल में अवैध अप्रवासन को खदेड़ना चाहते हैं, इसीलिए आज इन्होंने सड़क पर विरोध प्रदर्शन तेज किया। It's not just Britain that's being invaded. It's not just Britain that's being raped. Every single Western nation faces the same problem. An orchestrated, organised invasion and replacement of European citizens is happening. खास बात यह है कि विरोध प्रदर्शन करने वालों को अमेरिकी अरबपति एलन मस्क ने संबोधित किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने प्रदर्शन लीड कर रहे टॉमी रॉबिन्सन से भी बात की। You either fight back or you die. You either fight back or you die. And that's the truth. आपको बता दें, इस साल यहाँ 28,000 से ज्यादा प्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते ब्रिटेन पहुंचे थे। ब्रिटेन की कुल आबादी का 16% अप्रवासी है। कुल अप्रवासी 1 करोड़ 10 लाख। खास बात यह भी कि जब सेंट्रल लंदन में लाखों की संख्या में यूनाइटेड द किंगडम नाम से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तभी
स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम से दूसरा विरोध प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें हजारों का हुजूम उमड़ा। पुलिस को दोनों प्रदर्शन को काबू करने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने यूनियन जैक और सेंट जॉर्ज क्रॉस के झंडे लहराए, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी झंडे भी हाथ में लिए हुए थे। पुलिस के मुताबिक यहाँ प्रदर्शन के दौरान 26 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। आपको बता दें, हाल ही में फ्रांस और नेपाल में आम जनता सड़कों पर उतर आई। पहले प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बाद में ये उग्र होता चला गया। अब आगे देश में कहीं मानसून रुका हुआ है तो कहीं अब भी जल भराव से संकट बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में हालात पानी पानी है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ रही है। कहीं जिंदगी सैलाब में फंसी हुई है तो कहीं संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जिधर देखिए उधर ही सैलाब उमड़ा नजर आ रहा है। पुणे से करीब 250 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के सोलापुर में जान की आफत बनकर सैलाब आया है। यहाँ अक्कलकोट तालुका में बारिश की वजह से ये युवक बाढ़ में फंस गया। इसे खुद अपनी जान बचने का भरोसा नहीं था, लेकिन स्थानीय निवासियों ने हिम्मत न हारते हुए इस युवक को बचा लिया। आपको बता दें कि यहाँ उफनती नदियां आक्रोश में दिख रही हैं। बारिशी शहर समेत पूरा इलाका बारिश से बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहाँ प्याज, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की फसलें भी भारी बारिश में बर्बादी के कगार पर खड़ी हैं। खेत मानो समुद्र में डूबने वाले हों। हर कोई यही प्रार्थना कर रहा है कि बस बारिश किसी तरह थम जाए। सोलापुर में अचानक हो रही मूसलाधार बारिश घरों में भी घुसपैठ कर चुकी है। सड़क को पानी ने अपने शिकंजे में ले लिया है। मवेशी भी इन हालातों से जूझने को मजबूर है। जबकि आधी रात को यहां संभाजी महाराज चौक के पास एक ऑटो रिक्शा वाला फंस गया। बहुत कोशिश के बावजूद सतीश शिंदे नाम का ऑटो चालक पानी के तेज बहाव में बह गया। महाराष्ट्र के सोलापुर के अलावा मुंबई और ठाणे में भी जलभराव से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार में भी तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। यहाँ सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां बारिश रुक गई है वहां गाड़ियों को धक्का मारकर आगे ले जाना पड़ रहा है। जबकि हिमाचल प्रदेश में हालात अब भी बिगड़े हुए हैं। धर्मपुर के संधौल के पलाई नाले में अचानक आई बाढ़ से नाले को पार करते वक्त गाड़ी पानी में बह गई। हालांकि जैसे तैसे कार को जेसीबी की मदद से बाहर निकाल लिया गया। मंडी में हालात अब भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में मौत का आंकड़ा 400 पार पहुंच गया है। राज्य सरकार के दावों के मुताबिक सार्वजनिक संपत्ति को अब तक 4,489 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। एशिया कप में भारतीय गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, भारत ने पाकिस्तान के 8 विकेट चटका लिए हैं। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी की है। पाकिस्तान के लिए 125 रन बनाना फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। दूर की कौड़ी वो 125 वाला आंकड़ा फिलहाल पाकिस्तान की टीम के लिए नजर आ रहा है। बिखरती चली गई पाकिस्तान की बल्लेबाजी भारतीय गेंदबाजी के सामने। पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए क्रीज पर टिकना नामुमकिन सा होता चला गया। साहिबजादा फरहान को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक सके। और इसकी शुरुआत में पहली ही झलक तब नजर आ गई थी जब साइम 0 पर वापस पवेलियन लौटे और उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे पूरी तरीके से दबाव में पाकिस्तान की टीम। दबदबा भारतीय गेंदबाजों का बढ़ता हुआ पाकिस्तान की टीम पर और उसी का ये नतीजा है कि अब तक 8 विकेट गिर चुके हैं पाकिस्तान की टीम के और भारतीय गेंदबाजों का पूरी तरह दबदबा नजर आ रहा है। पाकिस्तान के लिए वो 125 रन वाला आंकड़ा छूना भी फिलहाल नामुमकिन सा नजर आ रहा है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का ये मुकाबला
हालांकि जिस तरीके के हालात में भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला चल रहा है, वहीं एक तरफ क्रिकेट धर्म है, दूसरी तरफ देश धर्म है और कहीं ना कहीं धर्म संकट में आम हिंदुस्तानी, वो क्रिकेट प्रेमी। तो कुलदीप यादव ने 3 विकेट चटकाए हैं, अक्षर पटेल ने अब तक 2 विकेट अपने नाम किए हैं। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जरा बताइए मुझे कौन कौन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। हम पहले आपको सीधे लेकर चलेंगे नोएडा से हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा अजातिका से ही जानते हैं, अजातिका जहां पर आप मौजूद हैं, अभी तक जिस तरीके का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा है, उसको लेकर फैंस क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल रोमाना, देखिए इस वक्त हम लोग नोएडा में मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार इस मैच को लेकर सियासत चल रही है और 2 गुटों में जो बटे हुए लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं, कुछ वैसा ही नज़रिया और वैसा ही मत हमें नोएडा से भी मिल रहा है। कुछ लोगों से हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ओजस, जिस तरह से मैच चल रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सियासत हुई, आपका क्या मानना है कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहलगाम हमले के बाद अब पहला मैच पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते थे लेकिन फिर भी मैच हो रहा है, आपका क्या मानना है? सही है, गलत है, कैसा खेला जाए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए हमें बहिष्कार का मतलब होता है बहिष्कार। चाहे आपने दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट था, हमने वो भी बहिष्कार कर दिया था, तो ये मैच भी बिल्कुल मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। हमें उनकी एक्चुअली में पाकिस्तानी क्या है, उनकी औकात जो बोलते हैं, हमें वो दिखानी चाहिए कि हम आपसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहते, चाहे वो मैच का हो। अब जंग छिड़ी है तो मोदी जी के साथ है हम और जंग छेड़ के ही रहेंगे। अब क्योंकि मैच हो ही रहा है, कई जगह दिखाया भी जा रहा है, यहाँ पर भी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, तो देख रहे हैं आप या बिल्कुल नहीं देख रहे हैं? जी मेरा इस पे यहाँ पे था क्योंकि हमें यहाँ पे डिनर के लिए आना था, तो हम इसलिए थे, चल रहा था तो, बट अभी तक मैंने ये नहीं देखा कि पारी चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि मैं सपोर्ट नहीं करता इस चीज़ को। मैच सामने चल रहा है लेकिन ऐसा भी है कि जो क्रिकेट लवर्स हैं वो मैच नहीं देख रहे हैं। आप किस तरफ हैं? क्या जो सियासत चल रही है उसकी तरफ है या फिर एक क्रिकेट प्रेम अलग है? आपका नाम? आप? राघवेंद्र। हाँ, मतलब हम यहाँ पे डिनर करने आए हुए थे और हमने देखा इंडिया इज़ लीडिंग, तो इस बात की खुशी है, बट कहीं हद तक ये है कि मैच और देश में अगर चुनना पड़े तो देश को चुनना चाहिए। और पाकिस्तान से किसी भी तरीके से, जैसे हमने पानी बंद कर दिया, जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें बंद कर दी, आई थिंक कई हद तक मैच भी हमें बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये भावनाएं हैं, देखिए ये भावनाएं हैं, अलग अलग भावनाएं हैं जो लोगों के सामने निकल कर आ रही है। जातिका, मैं लौटूंगी आपके पास और इस बीच जरा जल्दी से दर्शकों को मुंबई लेकर चलेंगे। वैभव परब हमारे साथ मौजूद हैं और जरा वैभव से भी जानते हैं। वैभव, मुकाबला हो रहा है, हालांकि बहुत से लोग इस मुकाबले को लेकर बड़ी एक्सट्रीम व्यूज रख रहे हैं, अपनी अपनी लोगों की राय है। बहुत से लोगों को लगता है कि मैच नहीं होना चाहिए था, बहुत से लोगों को लग रहा है कि साहब रणभूमि में हराया है और अब बारी रणभूमि में मात देने की। मुंबईकर क्या राय रखते हैं वैभव? जी, हमारे साथ यहाँ पे क्रिकेट फैंस है जो इस बार मैच नहीं देख रहे हैं लेकिन अपने दोस्तों के साथ अपने बातचीत करने के लिए छत्रपति शिवाजी पार्क मैदान में आए हैं। ये वही मैदान है जहाँ पर सचिन तेंदुलकर पले बड़े हैं और जिन्होंने यहाँ पे नाम रोशन किया है। आप आज की मैच किस तरह से देख रहे हैं? विकेटें तो गिर रही है, मैच इंडिया के हाथ में है, आपको क्या लगता है बदला पूरा होगा? बदला तो ऑपरेशन सिंदूर से पूरा होना चाहिए था पहले, तो ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। हम सबको ये लग रहा है, हम मैच छोड़ के यहाँ पे बैठे हैं कि उन्होंने जैसे किया है इंडिया के साथ वैसे एक्चुअली इंडिया को खेलना ही नहीं चाहिए था पाकिस्तान के साथ। बट ठीक है, अब ये पार्ट ऑफ अ गेम है, पार्ट ऑफ अ फील्ड है, क्रिकेट है, इंडिया जीतना चाहिए। 94-7 है, हम फिर भी ऑनलाइन स्कोर देख रहे हैं, इंडिया जीतेगा, ऐसे लगता है जीत जाएगा। हमें भी लगता है इंडिया जीतेगा, बट ये होना नहीं चाहिए था बस। सही बात है। आप तो पूरी विमेंस ब्रिगेड यहाँ पे बैठी है, आप क्या कहेंगे? यस, हमें तो लगता है कि ये मैच होना ही नहीं चाहिए था। जो सिंदूर जो सब कश्मीर में हुआ है वो बहुत ही संतापजनक है और दर्दनाक है, और ये सब के बीच में मैच जो हो रहे हैं वो ठीक है। अभी इंडिया पाकिस्तान हमारा जो मीन्स ये राइवरी है वो लोग मिटाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंदूर
जो कुछ हुआ है वो बहुत खतरनाक था, जो सही बात में जी। और आप हम लोग को बहुत गुस्सा आ रहा है लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। बिल्कुल, लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा है, लेकिन कम से कम लोग इस बात को लेकर पुरुम्मीद हैं कि अब जबकि आमने सामने उतर गई हैं दोनों टीमें, तो फिर टीम इंडिया धूल चटाएगी पाकिस्तान को। और इस वक्त मैं बड़ी खबर दर्शकों को दे दूं कि 9वां विकेट गिर गया है पाकिस्तान की टीम का। अब तक टीम इंडिया पाकिस्तान की टीम के 9 विकेट चटका चुकी है और पूरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अभी तक के मुकाबले को देखकर पलड़ा टीम इंडिया का भारी इस रूप में नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं वो भारत के सामने टिक तो नहीं पाए। हमारे गेंदबाजों के सामने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की कलाई खुल गई है। वैसे भी युवा टीमें हैं दोनों जो आमने सामने हैं, और ऐसे में पाकिस्तान का 9वां विकेट गिरा। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान का 9वां विकेट गिरा। हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ साहब मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं क्या असेसमेंट है आपका। अभी तक कंट्रोल में किया हुआ है टीम इंडिया ने मुकाबला? नहीं, बिल्कुल कंट्रोल में। आप देखिए पहले ओवर से इनफैक्ट जो हार्दिक पांड्या नया बॉल जब से लेके आए वहाँ उन्होंने विकेट मारी, फहीम को आउट किया, उसके बाद अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, ये जो 20 के ओवर्स में जो शिकंजा कसते हैं ये तो बहुत साल से हम देखते आ रहे हैं। कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ऐसी कड़ी है भारत का कि वो जब भी खेलते हैं विकेट मारते हैं। खासतौर पर कुलदीप इंग्लैंड दौरे पे थे टेस्ट मैच में, वहाँ एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला, पर लास्ट मैच में अगेंस्ट पहला मैच था इंडिया का, वहाँ 4 विकेट मैन ऑफ द मैच बने। यहाँ भी आज अच्छी गेंदबाजी, विकेट मारी 20 के ओवर्स में। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर यहां पर देखिए किस शानदार तरीके से भारतीय गेंदबाजों का ये दबदबा जो मैदान पर देखने के लिए मिल रहा है। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी नीतीश उस वक्त मौजूद है, और नीतीश से जरा जानते हैं। नीतीश, लखनऊ की राय भी यही जो कमोवेश देश की राय निकल कर आ रही है कि बेहतर होता मैच ना होता, लेकिन अब जबकि मैच हो रहा है तो जीत टीम इंडिया की झोली में ही आए। नीतीश, देखिए रोमाना, दिन भर जो विरोध की स्थिति थी वो अपनी जगह थी, लेकिन अभी मैच हो रहा है और जिस तरह से रणभूमि में, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले भी जिक्र कर रही थी, भारतीय टीम के गेंदबाजों का जो प्रदर्शन रहा है उससे जो युवा वर्ग है वो पूरी तरह से गदगद है। अब देखिए ये जो छात्र हैं वो पूरी तरह से मैच पर अपनी निगाहें बनाए हुए हैं। तो जिस तरह का प्रदर्शन रहा है, क्या कहना है? ठीक कैसा भी? देखिए भारत का प्रदर्शन बहुत ही बढ़िया रहा। जैसे पिछले मैच में हमने देखा था कि भारत का मैच जो यूएई से हुआ था उसमें कुलदीप यादव ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था, स्पिनर्स का दबदबा रहा, 4 विकेट लिया उन्होंने। इस मैच में भी जैसा कि हम देख सकते हैं कुलदीप यादव ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 3 विकेट लिया, और उनके साथ ही साथ अक्षर पटेल ने भी 2 विकेट लिया है। तो माहौल काफ़ी, मतलब उम्मीद बहुत ज़्यादा थी कि पाकिस्तान अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन वो कुछ खास रहा नहीं। उम्मीद अच्छा प्रदर्शन, माता की ये नारे भी लगने लगे हैं। तो जिस तरह से दिन भर जो एक कहा जाए कि स्थिति बनी हुई थी, एक तरफ था, एक धड़ा कहता था कि मैच नहीं होना चाहिए, दूसरा धड़ा कह रहा था कि मैच हो रहा है, ठीक है, प्रार्थना है कि धूल चटा दो। देखिए सर्वप्रथम हम सब हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो भारत माता के प्रति जो सद्भावना है वो तो रहेगी रहेगी। तो हर किसी के अंदर देशभक्ति की भावना होती है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्रिकेट हो गया या कोई भी खेल हो गया, तो जो खेल होते हैं वो एक सकारात्मक प्रतिद्वंदिता होती है। तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, मैं खुद एक साहित्यकार किस्म का व्यक्ति हूँ, तो मेरा ये मानना रहता है कि जो सकारात्मक प्रतिद्वंदिता है उसे होने दिया जाए। तो प्रतिद्वंदिता सकारात्मक हो तो होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? जिस तरह से पूरे दिन बातें चल रही थी, आप लोगों ने भी नज़र बना के रखे थे, क्या कहना है? मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि नेशन लव अपनी जगह है और स्पोर्ट्समैनशिप अपनी जगह है। वो तो सरकार तय करेगी कि मैच होना चाहिए नहीं। आखिर मैच हो गया, वो अब बाद में पता चलेगा वो मैच कैसा हुआ कैसा नहीं। अभी जिस तरह से प्रदर्शन सामने है, उत्साह कितना? उत्साह बहुत ज़्यादा है। हम आपके माध्यम से बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, अभी तक पूरे देश में विरोध हो रहा था कि मैच नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। अभी मैच हो रहा है तो हमें वो सब भूल कर जो भी है बस अपने देश को सपोर्ट करना चाहिए और अपनी जीत जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। देखिए वो वक्त बीत चुका जब इस बात को लेकर बहस हो रही थी कि साहब मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब बात आगे बढ़ चुकी है, अब टीम इंडिया मैदान में उतरी हुई है, और जब टीम इंडिया मैदान में उतर जाती है तो फिर एक बार अगर रणबांकुरे मैदान में उतर जाएं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और इसीलिए अब तो बस जीत हासिल करो, यही वो दुआ है जो देश के हर कोने से टीम इंडिया तक पहुंचाई जा रही है। सीधे चंडीगढ़ आपको लेकर चलेंगे सचिन के पास। सचिन, क्या कह रहा है चंडीगढ़? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जीरकपुर में हूं और यहाँ लोग जो हैं मैच का भी एंजॉय ले रहे हैं। और जो दिन में जो बातें निकल के आ रही थी कि मैच नहीं होना चाहिए, बट ऐसी स्थिति में जब मैच जो है भारत जो है
ज़बरदस्त तरीके से बॉलिंग कर रहा है, लोगों से जान लेते हैं। आप मैच भी देख रहे हैं, संडे है। एक तो पहले बताइए, बड़ा उस पर मैच को लेकर बड़ा असमंजस था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बहुत सारी राय निकल के आ रही थी। आपका क्या मानना है, और खासकर अब जब भारत ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है? अरे मैच तो चलो हमारे लिए तो एक तरह से फेस्टिवल होता है, क्योंकि जब हम आज संडे है, फैमिली टाइम फेस्टिवल, लाइक दिवाली नहीं होती इंडिया पाकिस्तान का मैच, हमारे लिए ऐसा होता है। यूजुअली मैच तो चलो होना ही चाहिए, क्योंकि हमें इंस्पिरेशंस मिलती है। सचिन, मैं रोक रही हूँ यहाँ पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 127 रन बनाए हैं। टीम इंडिया के सामने लक्ष्य 128 रन का है। 127 का स्कोर जो पाकिस्तान की टीम ने बनाया है, मतलब लक्ष्य अब भारतीय टीम को 128 का हासिल करना है इस मैच को जीतने के लिए। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच ये बड़ा मुकाबला, सभी की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं और भारत को अब लक्ष्य मिल गया है 128 रन का लक्ष्य। पाकिस्तान ने 9 विकेट खोकर 127 रन बनाए। शुरुआत पाकिस्तान ने टॉस जीतने से की थी। टॉस जीतने के बाद पाकिस्तान की तरफ से पहले गेंदबाजी चुना गया। हालांकि आपको बताएं, भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से कहा गया कि अगर वो टॉस जीतते वो तब भी गेंदबाजी को ही पहले चुनते हैं। ऐसे में एडवांटेज टीम इंडिया पाकिस्तान के टॉस जीतने के बावजूद हमें मिला है। मोहम्मद कैफ से बोला आपने, देखिए रन ज़्यादा है नहीं, अच्छी गेंदबाजी रही है और गेंदबाजी ही हमारी ताकत बन चुकी है। हालांकि बैटिंग नंबर 8 तक है, पर जब हम गेंदबाजी भी करते हैं, वहाँ हार्दिक पांड्या का हम बहुत कम नाम लेते हैं, पर हार्दिक पांड्या भी जब भी गेंदबाजी करने आते हैं विकेट लेते हैं। आज पहले ओवर में उन्होंने विकेट लिया, उसके बाद कुलदीप, अक्षर पटेल, बुमराह के नाम विकेट हैं, बाद में यॉर्कर पर उन्होंने विकेट मारी। तो बैटिंग तो है ही, पर 127 पे रोकना ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भारतीय टीम के लिए। उनके पास वो बल्लेबाज है जो फॉर्म में भी हैं। आराम से जब हमने कवरेज शुरू की तो मैं दर्शकों से ये कह रही थी कि 125 का आंकड़ा छूना भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर वो 127 पर पहुंच गए और हमें 128 का लक्ष्य दिया। मतलब काबू में है ये लक्ष्य? जी, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की जो गेंदबाजी है अब स्पिनर्स पर ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। उनके पास शाहिनशाह अफरीदी हैं जो नया बॉल लेके आएंगे, सामने होंगे शुभमन गिल। वो एक बड़ा मुकाबला होगा, कॉन्टेस्ट होगा, पर मुझे लगता है कि ये इतना बहुत तेज़ पिच नहीं, यहाँ पे स्पिनर्स ही कामयाब हो रहे हैं। तो जो पाकिस्तान के पास स्पिनर्स हैं, पर मुझे लगता है कि भारतीय बल्लेबाजी की जो स्किल सेट है वो बहुत आला है। चाहे वो सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू सैमसंग हो, अभिषेक शर्मा ओपन करने आएंगे, वो अच्छे फॉर्म में है। तो बहुत गहराई है बल्लेबाजी में, तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है भारतीय टीम के लिए। पाकिस्तान का टिकना बहुत मुश्किल रहेगा। स्टूडियो में लगातार हमारे साथ मोहम्मद कैफ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी विवेक भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जरा विवेक से ये समझते हैं कि वो अनुभव की कमी जो पाकिस्तान की टीम में कही जा रही थी कि साहब बिल्कुल एक नई सी टीम है, नौसिखिया सी टीम है, उसी की कलाई खुल गई। जी हाँ, बिल्कुल माना, और मैंने ये प्री शो में भी कहा था कि इट विल बी इंडियाज मैच टू लूज़, क्योंकि इंडिया को इस मैच में ही नहीं बल्कि इस पूरे टूर्नामेंट में हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आप पाकिस्तान की बैटिंग को अगर आप देखें तो नंबर 9 पर शाहीन अफरीदी आए, जिनका एवरेज और स्ट्राइक रेट जो है 223 है। पहले 8 में सिर्फ एक बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 113, 100 से ऊपर है, बाकी सबका सबसे कम है। और कप्तान का तो 25 का स्ट्राइक रेट है। तो ये बताता है अपने आप में, अगर आप टॉस जीतते हो और आप पहले बैटिंग करते हो, जैसे रमीज भाई ने प्री मैच में कहा कि बैटिंग हमारी जो है वीकनेस है, वी नीड टू पुट रन्स ऑन द बोर्ड ताकि हमारे बॉलर प्रेशर में डाले। तो अगर ऐसा रूल है तो जिस तरीके की खराब बैटिंग करी है, शॉट ऐसा नहीं है कि अनप्लेएबल बॉल्स आए हैं, खराब शॉट सिलेक्शन है, पैनिक सिचुएशन है कि रन हमको बनाने हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा उनके बल्लेबाजों में है और इनएक्सपीरियंस साफ साफ झलकता है, जिसकी वजह से 128 120 बॉलों में मुझे ऐसा लगता है कि 10 से 11 ओवर के अंदर टीम इंडिया को जीतना चाहिए। 130 रन पिछले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई थी, वो बहुत खराब था, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब रोकूंगी। हमारे साथ इस वक्त पूर्व क्रिकेटर, पाकिस्तान के लेजेंडरी प्लेयर रमीज राजा साहब मौजूद है। रमीज साहब, 127 पाकिस्तान ने स्कोर खड़ा किया, 128 का भारत के सामने लक्ष्य है। आप किस तरीके से देख रहे हैं? पाकिस्तान के बल्लेबाज कुछ ज्यादा कमाल कर नहीं पाए अभी तक, भारतीय गेंदबाजों के सामने बिखरती सी कुछ चली गई ये टीम, क्यों? जी, शॉट सिलेक्शन ठीक नहीं था, भारतीय बॉलिंग आउटस्टैंडिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये रिलेंटलेस प्रेशर क्रिएट करती है। देखिए ना, अगर आप बुमराह को सी ऑफ करते हैं तो फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट चैलेंज शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज है, तो आपको हर वक्त जो है टॉप की गेम दिखानी पड़ती है, जो पाकिस्तान नहीं दिखा सके। देखिए, अब रन्स ऑन द बोर्ड है, इंपॉर्टेंट है ये कि रन्स ऑन द बोर्ड हों, अब फिर आगे से फाइट करनी है। और क्या पाकिस्तान को एक मिराकुलस कमबैक कर सकता है? नहीं, चांसेस उसके खासे स्लिम है, बट एनीवे इंडिया पाकिस्तान बहुत ही जबरदस्त
एक आइकॉनिक किस्म के रिजल्ट्स हमने देखने को मिलते हैं। सो कुछ मिरेकल की जरूरत है अब। ये एक्सपीरियंस की कमी आपको लगता है कि वो साफ तौर पर नजर आ रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स में इंडियन स्क्वाड के सामने, ऐसा आपको लगा? और दबाव में आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी ज्यादा आ रहे हैं? एक्सपीरियंस से ज्यादा स्किल्स हैं। एक्सपीरियंस तो देखे ना, जब आप शॉट सिलेक्शन के ऊपर आप क्वेरी कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, और फिर उसके बाद सिचुएशन को रीड करना, एक तरह से जो सेट बैट्समैन है जैसे फरहान 40 रन करके फिर वहां पे आउट नहीं होना। आपको पता है कि पीछे जो आपके पास बल्लेबाज हैं वो उस तरह के महारत वाले नहीं है, या उतना उनको हेड स्टार्ट नहीं मिला हुआ है जो आपको मिल गया है। सो उस वक्त आउट होना वो भी ठीक नहीं था। सो गलत शॉट्स, गलत मुकाम पे गलत शॉट्स, मैं समझता हूँ कि देखिए प्रेशर तो होता ही होता है, इसमें जो होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी आप कह सकती हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक तो क्वालिटी ऑफ इंडियन बॉलिंग थी, और दूसरी लैक ऑफ जिसको कहते हैं ना कि आपको रीड ऑफ द गेम मुझे नजर आया। रमीज साहब, एक सवाल और है मेरा, और वो ये कि पाकिस्तान अपनी गेंदबाजी को अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, सबसे बड़ी ताकत मानता है, तो यहां पर आपको लगता है कि बल्लेबाजों ने इतना क्वेश्चन दिया है पाकिस्तानी गेंदबाजों को कि वो अपनी स्ट्रेंथ जिस पर वो खेलते हैं उतरकर वो दिखा पाएं, उसको कहीं ना कहीं मैच को करीबी ले जाएं? आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अगर मैं डगआउट में होता तो एक तो रेफरेंस पॉइंट बनता है शाहीन अफरीदी का जो लास्ट ब्लिट्स है अभी जो उन्होंने बैटिंग की है। सो एक वो अच्छा स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट बनता है कि चले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, एक परफॉर्मेंस से हम इकट्ठे हो गए, जहां हम लग रहा था 100 भी नहीं करेंगे, हमने 127 कर दिया है। सो और फिर उसके बाद आप पूरा जोर लगाएंगे, अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है वो हो गया है जो सिचुएशन, अब इसको हमने ठीक करना है और एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस देनी है। आई थिंक यही आपकी टीम की डगआउट में इस वक्त बात है, और फिर उसके बाद हिम्मत ना हारें, एंड तक फाइट करें, और विकेट लेने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अब बनेगी। ये नहीं है कि आप रन रोक सकेंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 20 ओवर्स में आराम से अगर आप उनको बैटिंग करने देंगे भारतीय बल्लेबाजों को, तो वो तो ये 12-14 ओवर्स में मैच खत्म हो जाएगा। आपको विकेट्स लेनी है और उसके लिए स्ट्रैटेजी और प्लानिंग अलग होती है। 14 ओवर में मैच खत्म। मोहम्मद कैफ? देखिए, मुझे लगता है कि शुभमन गिल आएंगे ओपन करने, अभिषेक शर्मा है जो अच्छे फॉर्म में है और वो तेज़ भी खेलते हैं। शुभमन गिल के ऊपर थोड़ा दबाव है बतौर ओपनर, क्योंकि वो कमबैक कर रहे हैं, T20 लगातार खेलते नहीं हैं और ओपन कर रहा है। संजू सैमसन ऐसे बल्लेबाज थे जो 3 शतक लगा कि उनको अब नीचे खेलना पड़ रहा है। तो हालांकि एक आध दो प्लेयर है जो दबाव में है, जो गिल की मैंने बात करी, पर उसके बाद देखें बैटिंग में बहुत डेप्थ है, रन ज़्यादा है नहीं। पहले 6 ओवर में दिशा तय होगी। अगर शहनशाह अफरीदी जो तो तजुर्बे की बात कर रहे हैं, तो अगर वो विकेट थोड़ा मार गए शुरू में, 3-4 विकेटें मान लो आउट करते हैं, तो गेम फंसेगा, पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे कोई दिक्कत होगी। पहला 6 ओवर दिशा तय करेगा डायरेक्शन की, ये गेम कहाँ जा रहा है। विवेक? देखिए, 2 आंकड़े हैं जो मैं बताना चाहूँगा सबके लिए, और वो ये है कि 3 विकेट लेकर फास्ट बॉलर्स ने 62 रन दिए, वो 7 ओवर में दिए, और 6 विकेट लिए स्पिनर्स ने 65 रन देकर 13 ओवर में। ठीक है, तो ये बताता है कि स्पिनर्स का क्या दबदबा रहा है इस पूरे मुकाबले में। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है वो है शाहीन शाह अफरीदी, जिस पर अभी जैसे रमीज भाई ने कहा कि बहुत कुछ टिका हुआ है। उनका एवरेज जो है वो 51 का है भारत के खिलाफ अभी हाल ही में, और खास तौर पर पावर प्ले पे, क्योंकि वो अपने सबसे खराब फॉर्म के तरफ से गुजर रहे हैं। तो ऐसे मैच में जब उनका स्पेल सबसे इंपॉर्टेंट है और वो सबसे खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं, और इंडिया का पूरे विश्व क्रिकेट में अगर सबसे अच्छा एवरेज है, स्ट्राइक रेट है, तो वो स्पिनर्स के खिलाफ है, जिस 4 स्पिनर्स के साथ पाकिस्तान की टीम उतर रही है। तो अगर हम सिर्फ स्टैट्स की बात करें और पूरे मैच के सिनारियो की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस इंडियन टीम को रोक सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रमीज भाई कह रहे हैं कि इजी मुकाबला होगा, इजी विन होगा, 14 ओवर मैक्सिमम खिंच जाए तो वेल डन पाकिस्तान, बट मुझे लग रहा है कि 10 से 12 ओवर के अंदर खत्म होना चाहिए मुकाबला। बिल्कुल रमीज भाई, ये अच्छा ऑब्जर्वेशन है जो यहाँ पर जीएस विवेक की तरफ से दिया गया कि साहब फास्ट बॉलर्स इंडिया के आप देख लीजिए 3 विकेट, और बाकी स्पिनर्स को आप देखिए तो बाकी के 6 विकेट, और वो इकोनॉमिकल कितने साबित हुए हैं इसका भी जिक्र यहाँ पर किया। आइए देखिए, स्टैटिस्टिकली तो आपके पास डिफेंस है नहीं। मैं समझता हूं कि ये अगर ना भी ये स्टैट्स कोट करते हैं तो हमें पता है कि इस मैच से पहले जो थी वो भारतीय टीम फेवरेट्स थी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक रिलेंटलेस प्रेशर वो क्रिएट करते हैं बॉलिंग में, बैटिंग में भी ऐसा है, वैरायटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे कहा कि आपने बिल्कुल सही कि पहले 3-4 ओवर्स में, 6 ओवर्स में डिटरमिन कर देगा कि किस कोर्स ये मैच जा रहा है। बट पाकिस्तान के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं तो
मैं समझता हूँ देखें ये जैसे इस तरह की सिचुएशन में आपको अपनी बेस्ट प्रोड्यूस करनी है और एक दफा से आप फ्री भी हो जाते हैं। जब आपको पता है ना कि आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है बट टू बी अटैकिंग, वो क्रिकेट में आपके बड़े काम आती है, बिकॉज वो एक सिस्टम से जो नर्वसनेस है, एक एग्रेशन जो है ना, और एग्रेसिव ही होना है। आपको पता है कि आपने एक जगह बॉल की है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, सो आपको यॉर्कर भी शायद करने पड़ जाए अप फ्रंट, आपको बाउंसर भी करने पड़ जाए, स्लोअर बॉल भी, आपको जो लास्ट के ओवर्स में आप बॉलिंग करते हैं वो आपको पहले अप फ्रंट करनी है। गेंद आपने देखा था कि जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों का मूव हुआ था पहले 4-5 ओवर। सो क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है दुबई में, सो ये मूवमेंट मिलेगी आपको। बस कोशिश यही करनी है कि एक बैलेंस क्रिएट करे, और बैलेंस जो है ना उसका बेस हो एग्रेशन। बैलेंस आपने जो एग्रेसिवली बॉलिंग करनी है ना, और 1-2 व्हाटएवर आप ऑप्शंस अपनाएं, उन सबको विकेट्स लेने की कोशिश करनी चाहिए। आप जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा अगर कप्तान की बात भी कर ली जाए, क्योंकि लीड कप्तान करता है और ऐसे में वो पूरी टीम में किस तरीके का जज्बा है, वो लाने की जिम्मेदारी एक बड़ी कप्तान की होती है। यहाँ हमने सूर्य कुमार यादव को देखा जिन्होंने शानदार तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, और वहीं सामने पाकिस्तान की तरफ से सलमान आगा खुद भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाया, 3 के स्कोर पर वो वापस पवेलियन लौटे हैं। और ऐसे में अब जब उतरेगी पाकिस्तान की टीम तो फिर मोहम्मद कैफ? नहीं, दबाव तो पाकिस्तान पे है, वो तो पहले से हमें जिक्र किया था कि इंडियन टीम बहुत मजबूत टीम है। हालांकि लोग बैटिंग की बात करते हैं, पर मैं देखता हूं कि इंडियन टीम जो अभी विश्व कप जीती 2024 में, उसका जो किरदार था वो गेंदबाजों ने निभाया। जो जीत का जो सेहरा बनेगा वो गेंदबाजों ने। कुलदीप थे वहाँ पे, हार्दिक पांड्या का जो लास्ट ओवर आपको याद होगा, क्लासन को आउट किया, मिलर को आउट किया। तो गेंदबाजी भी बहुत परिपक्वता से आगे बढ़ी है। और बल्लेबाजी में तो है हमारे पास अभिषेक शर्मा खेलेंगे, गिल हैं वहाँ पे, तो ओवरऑल रन ज़्यादा है नहीं। मुझे लगता है कि अगर मान लो दिक्कत आएगी वो है कि आप क्योंकि बहुत सारे नए गेंदबाजी पाकिस्तान के, जो बहुत से हमारे भारतीय बल्लेबाजों उनको पहले फेस नहीं किया, मतलब कोई एक फैक्टर सामने आ सकता है। वो मतलब नयापन दिख जाए कि भाई पहले कभी देखा नहीं है कोई, और उसमें 2-3 विकेट वहाँ गिर जाए वो अलग बात है, पर इतने बड़ा लक्ष्य नहीं कि भारतीय टीम यहाँ पे परेशान होगी, हैरान होगी। आराम से मैच जीतना चाहिए। ये जो बात आपने खुद ही बैलेंस कर दी ना कि ठीक है कोई एक फैक्टर हो सकता है जो टीम इंडिया को जरा सा मुश्किल में डाल सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है वो डेप्थ इतनी ज्यादा है हमारी बल्लेबाजी में कि वो भी कोई बड़ी मुश्किल साबित होगी नहीं। हाँ, पाकिस्तान के लिए भले ही एक उम्मीद के तौर पर एक नया गेंदबाज पाकिस्तान की टीम को मिले। रमीज भाई, ऐसा ही कुछ होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो नतीजा कमोबेश अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उससे साफ है, मतलब ट्रेलर बता रहा है कि मैच का एंड क्या होने वाला है। मुश्किल काम है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, एक मिरेकुलस स्केप चाहिए। किस तरह से पाकिस्तान खेलते हैं, जैसे मैंने कहा रेफरेंस पॉइंट एक थोड़ा सा बनता है डगआउट में, अपने आप को उठाने की जरूरत होती है। देखिए रन्स ऑन द बोर्ड, इनको पता था कि जितने भी रन्स करेंगे फाइट करनी है। जैसे मैंने कहा था 160 हो जाता तो अच्छा स्कोर होता, नहीं हुआ। चले, आपने फाइट की, जितनी भी आप में हिम्मत थी, जितने स्किल्स थे, आपने अब वो कर दिया जो करना था। अब उसको भूल के अब नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर की जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। देखिए प्रेशर में जब आप पे प्रेशर पड़ता है तो क्लैरिटी चली जाती है, कई दफा आपको पता ही नहीं चलता करना क्या है। 2 चौके लगे, एग्रेसिव बैटिंग हुई तो फिर से आप डिफेंसिव हो जाएंगे। इसमें डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है आपको पता है कि एक क्वालिटी की बैटिंग लाइनअप है भारत की, उसके बावजूद आपको सोचना यही है विकेट्स पहले 6 ओवर्स में आप मैक्सिमम ट्राई करें। अगर आपको 2 स्लिप्स भी लेनी है, अगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी है, स्पिनर लेके आना है, क्योंकि फहीम अशरफ शाहीन आफरीदी के साथ बॉलिंग करेंगे। सो पाकिस्तान भी स्पिन हैवी है इस प्लेइंग 11 में। सो स्पिनर को जल्दी लाएं। मुकीम को देखा नहीं है, सुफियान मुकीम जो है वो कुलदीप की तरह बॉल करते हैं, लंबे हैं, बाउंस मिलता है, तो कुछ भी हो सकता है वैसे। सो मैं उम्मीद लगाया हुआ कि ये एक अच्छा मैच होगा। मैं नहीं चाहता ये वन साइडेड हो, मैं चाहता हूँ ये मैच जो है आखिर तक चले। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ ना कि आप जिस तरीके की रणनीति यहाँ पर एबीपी न्यूज़ पर बता रहे हैं, हमारे दर्शक जो सुन पा रहे होंगे, जिस तरीके के सजेशंस आप दे रहे हैं कि किस गेंदबाज को कहाँ ले आना चाहिए, कैसे स्पिनर्स की जल्दी एंट्री करा देनी चाहिए, क्या जो सलमान आगा हैं वो इतने बड़े सेटबैक जो उनको खुद पर्सनली अभी लगा है कि वो 3 के स्कोर पर वापस लौटे हैं, क्या वो इस माइंड फ्रेम में होंगे कि इस तरीके की प्लानिंग अपने गेंदबाजों के साथ कर लें, जबकि उनको साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की हालत कितनी पतली इस मुकाबले में हो चुकी है। ऐसे में जीएस विवेक जिस बात का जिक्र लगातार हमारे मेहमान कर रहे हैं कि साहब वो शुरुआती ओवर्स, शुरुआती 5-6 ओवर्स, और उसी से मैच की तस्वीर साफ हो जाएगी या वो डिसाइडिंग होंगे एक तरीके से? देखिए रमीज भाई यहाँ हैं, कैफ यहाँ पर है, तो
अक्सर क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर कोई मैच फंसता है तो वो लो स्कोरिंग मुकाबला फंसता है, राइट। और जैसे अभी रमीज भाई ने कहा कि उनके पास भी कुलदीप का उनका वर्जन है, एक चाइनामैन बॉलर है, उनके पास अबरार है जो कि वरुण चक्रवर्ती वाला एक वर्जन है जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर है, तो वेपन्स हैं। लेकिन अगर ये T20 में लो स्कोरिंग मैच कभी आखिरी तक नहीं जाता, या तो इंडिया जो है 10 ओवर के अंदर ऑल आउट हो जाएगी या 10 से 12 ओवर के अंदर ये जो है चेस कर जाएगी। तो वनडे वाला फॉर्मूला है कि लो स्कोरिंग मैच थ्रिलर होता है, बट या तो ये पूरा एक एक करके 120 रन 19वें ओवर में नहीं बनने वाला। जैसे रमीज भाई ने कहा कि ये मैच बहुत जल्दी खत्म होगा। रमीज भाई ने तो दे दिया ना, रमीज भाई ने तो बता दिया 14वां ओवर। रमीज भाई ने तो यहाँ पर वो ओवर बता दिया, ओवर नंबर। मुझे लगता है जल्दी से मोहम्मद कैफ से लेते हैं एक रिएक्शन। मोहम्मद कैफ, देखिए कितने ओवर तक जाने वाला है ये मुकाबला? जीत तो हम रहे पक्का। अगर अभिषेक शर्मा को आउट नहीं किया तो ये मैच 10 ओवर में खत्म हो जाएगा। अभिषेक शर्मा ऐसे बल्लेबाज की जितने भी स्पिनर्स आपके पास हैं, हाँ। आप चार और ऐड कर लो, वो इतने अच्छे बल्लेबाज, इतने घातक बल्लेबाज, हाँ। कि जो पहला 6 ओवर होता है ना, वो पहली बॉल छक्का मारना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ। T20I के नंबर 1 बल्लेबाज है अभिषेक शर्मा। अगर 6 ओवर खेल गए तो ये 10 ओवर का मैच है। देखो, तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। टीम इंडिया जीतेगी, मुकाबला जल्दी खत्म होगा, हमारा काम भी जल्दी खत्म होगा और हम भी जल्दी घर जाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच खत्म होने के बाद टीम इंडिया की जीत का जश्न भी मनाएंगे यहां पर एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।